हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघुत्तरी प्रश्न की सीरीज में जो बता रहे थे क्वेश्चन नंबर आज जो 23 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्वेश्चन लिया है कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मूल तात्पर्य है जो हमारे रंग हैं वो जो अलग अलग हो जाते हैं, हम एक तरीके से समझ सकते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम करते हैं तो विभिन्न सारी रेखाएं हमें मिलती हैं, अलग अलग रंगों की अलग अलग रेखाएं, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों की अलग अलग रेखाएं। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम हम अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अभी पोहर मॉडल में ये बताया गया था कि जब किसी परमाणु को हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वो परमाणु अपनी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। तो इसी संबंध में फ्रांक हर्ट्ज ने प्रयोगों से ये देखा कि जब स्पेक्ट्रम हम देते हैं कि जब हम किसी परमाणु को, यानी स्पेक्ट्रम हमेशा नहीं होता, जब हम एक जो उत्सर्जन होता है वो हमेशा नहीं होता। जब हम एक निश्चित ऊर्जा किसी परमाणु को देते हैं तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमारा होता है। तो ये फ्रांक ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट किया था कि जब हम किसी परमाणु को एक निश्चित ऊर्जा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, यानी परमाणु से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं। तो इससे फ्रांक ने स्पष्ट किया कि जब हम निश्चित ऊर्जा का, यानी जो परमाणु है वो एक विविक्त ऊर्जा स्तर से बने होते हैं, और जब हम एक निश्चित ऊर्जा देते हैं तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से बताया कि जब किसी पर पहले प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी मूल अवस्था में होता है, जब किसी बाह्य स्रोत से उसको ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, और वहां पर बहुत अल्प समय यानी 10⁻⁻8 सेकेंड रुकने के पश्चात अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है। तो जो शेष ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। इसी घटना को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ऊर्जा, जो तरंग दैर्ध्य यानी जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। डेल्टा ई बराबर होता है hc/λ,
इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू hc अपान डेल्टा E। यानी जो ऊर्जा थी, h यहाँ पर प्लांक नीयतांक है और c प्रकाश की चाल है, तो इस सूत्र के द्वारा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, यानी उत्सर्जित जो प्रकाश है, उसकी तरंग दैर्ध्य की गणना हम कर सकते हैं। तो प्रारंभ में अगर हम इस स्पेक्ट्रम का चित्र बनाएं, ये मान लो एक स्टेट है, इसको हम मूल अवस्था कहेंगे, मूल अवस्था। फिर ये उत्तेजित अवस्थाएं हैं, लास्ट स्थिति ये है। तो प्रारंभ में हमने जब ऊर्जा दी, ये हमारी उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती हैं, उत्तेजित अवस्था। यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये हमारी होती आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो फिर आयनीकरण हो जाता है उसका। तो यहां से जब हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऊर्जा दी गई, तो कुछ तो इस ऊर्जा स्तर तक आए, कुछ हमारे नीचे तक आ गए, फिर यहाँ से वापस आ गए, कुछ नीचे तक आ गए और कुछ यहाँ से आए। यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर तक पहुंच गए थे, यानी आयनिक स्टेट तक पहुंच गए थे, तो वो हमारे 10⁻⁻8 सेकेंड रुकने के पश्चात अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में आए। तो कुछ तो हमारे इसी ऊर्जा अवस्था तक आए, ये हमारी भिन्न भिन्न ऊर्जा अवस्थाएं हैं। तो कुछ उस ऊर्जा स्तर तक आए, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ तक आ गए, कुछ हमारे मूल अवस्था में वापस आ गए। जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ तक पहुँचे थे वो कुछ यहाँ तक आए और कुछ हमारे ग्राउंड स्टेट पे आ गए। जो यहाँ तक पहुँचे थे वो हमारे ग्राउंड स्टेट पे आ गए। इस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 1, 2, 3 और 4, 5, 6 इस प्रकार से हमने 6 सीरीजों में स्पेक्ट्रम को दिखाया है। तो जब किसी हम परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो प्रारंभ में हमारा परमाणु जो होता है मूल अवस्था में होता है। मूल अवस्था से जब ऊर्जा मिलती है तो एक्साइटेड होता है, यानी उत्तेजित अवस्था में जाता है, और उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के पश्चात तो पुनः वो निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है। तो उसके बाद जो शेष ऊर्जा बचती है उस ऊर्जा को वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। इसी को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि दी गई ऊर्जा डेल्टा E बराबर hc अपान लैम्डा, इसलिए लैम्डा बराबर हो जाती है hc अपान डेल्टा E। तो इस प्रकार से मूल अवस्था से आयनिक अवस्था तक और बीच में जो हमारी एक्साइटेड अवस्थाएं होती हैं उनसे हो करके इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की ओर गुजरता रहता है। इसी प्रकार से जब हम देते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम में, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है ये एक्साइटेड स्टेट, ये हमारी आयनिक स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ तक आते हैं, कुछ यहाँ तक आए और कुछ आयनिक अवस्था तक जो है पहुँचते हैं। ये मूल अवस्था है, मूल अवस्था। ये उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था। और ये हमारी आयनिक अवस्था होती है, आयनिक स्टेट। तो यहां पर क्या है कि जब हम किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो जब परमाणु प्रारंभ में मूल अवस्था में होता है तो मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है
और उत्तेजित अवस्था से होते हुए आयनिक अवस्था तक पहुंचता है। अगर आयनिक अवस्था 10.4 MeV की होती है, अगर इतनी ऊर्जा से ज्यादा अगर हम दे रहे हैं तब परमाणु हमारी आयनिक अवस्था को पार करता है, अन्यथा वो बीच में ही रहता है। तो ये जो विभिन्न हमारी ऊर्जा स्तर हैं, तो कुछ परमाणु हमारे पहली एक्साइटेड अवस्था तक पहुंचे, फिर दूसरी और फिर ये तीसरी तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस पे हमें 3 लाइनें प्राप्त होती हैं, मूल अवस्था से आयनिक अवस्था के बीच में। यहाँ पर भी जो अवशोषण हमारी ऊर्जा हो रही है, अवशोषित ऊर्जा, उसकी भी गणना तरंग दैर्घ्य की हम इसी सूत्र के द्वारा निकाल लेते हैं, hc/λ, यानी लैम्डा = hc/ΔE। तो इस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में जो है, तो इस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है, इस घटना को हम संक्रमण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होता है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाने की घटना जो होती है वो हमारी संक्रमण कहलाती है। और जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, जो उत्सर्जित ऊर्जा है, और अवशोषण में जो अवशोषित ऊर्जा है, उसकी तरंग दैर्घ्य की जो गणना की जाती है वो इस निम्न सूत्र के द्वारा जो है की जाती है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है प्रतिदीप्त तथा स्फुरदीप्त क्या है। स्फुरदीप्त क्या है? प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त ये भी एक प्रकार की घटना है। तो प्रतिदीप्त वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें और उनसे निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो। जिनमें हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें और निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो, और ये उत्सर्जन तब तक ही हो जब तक हम प्रकाश डालते रहें। अगर हमने प्रकाश डालना बंद कर दिया तो उत्सर्जन भी बंद हो जाता है। ऐसे पदार्थ हमारे प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, तथा ये जो घटना होती है ये हमारी प्रतिदीप्त कहलाती है। तो प्रतिदीप्त तो समझ में आ गया। अगर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और ये उत्सर्जन की क्रिया तब तक ही संभव होती है जब तक उस पे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। अगर प्रकाश डालना हम बंद कर देते हैं तो उत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। ऐसे पदार्थ हमारे प्रतिदीप्त कहलाते हैं, तथा इस प्रकार की जो घटना है वो प्रतिदीप्त कहलाती है। इसी प्रकार इस घटना को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम ये हमारा संक्रमण हो रहा है। ये मूल अवस्था और ये हमारी होती है आयनिक अवस्था, आयनिक स्थिति। तो प्रतिदीप्त की घटना
जब उस पर किसी ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो नीची आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है वो प्रतिदीप्त की घटना कहलाती है। इसको हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। ये हमने ऊंची आवृत्ति का प्रकाश दिया तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश हमारा उत्सर्जित हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी स्फुरदीप्त घटना होती है। स्फुरदीप्त घटना, स्फुरदीप्त में क्या होता है कि जब कोई हम ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होता है, किंतु ये उत्सर्जन तभी तक संभव हो जब हम किसी ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होता है और ये उत्सर्जन प्रकाश डालने के बंद करने के बाद भी कुछ समय तक होता रहता है। इस प्रकार की जो घटना होती है या जो ऐसे पदार्थ होते हैं वो हमारे स्फुरदीप्त कहलाते हैं तथा इस घटना को हम स्फुरदीप्ति कहते हैं। तो प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में थोड़ा सा अंतर है। प्रतिदीप्त में उत्सर्जन तब तक ही होता है जब तक हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, किंतु स्फुरदीप्त में उत्सर्जन हमारा कुछ समय बाद तक भी होता रहता है। अगर हम प्रकाश डालना बंद कर दें तो उसके कुछ समय बाद तक भी होता है। जैसे टीवी की जो पर्दा होता है, स्क्रीन, उस पे हमारे फिगर, टीवी को अगर हम बंद कर देते हैं तो भी कुछ समय तक उस पे फिगर हमें दिखाई देते रहते हैं। तो जो टीवी का जो पर्दा है वो हमारा स्फुरदीप्त की घटना को जो है प्रकट करता है। तो इस प्रकार से प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों में अंतर स्पष्ट होता है और अच्छी तरीके से अंतर समझ भी लीजिए कि स्फुरदीप्त प्रतिदीप्त वो घटना है जिसमें उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें और निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो, और ये प्रकाश तब तक ही उत्सर्जित हो जब तक हम उस पे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते रहें। लेकिन स्फुरदीप्त में जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालना बंद कर देते हैं उसके कुछ समय बाद तक भी ये उत्सर्जन होता रहता है। इसे हम स्फुरदीप्त कहते हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखा क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमारा अगला प्रश्न होगा। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं, देखिए सूर्य के स्पेक्ट्रम में ये देखा गया, जो अविरत स्पेक्ट्रम हमारा जो है सूर्य का होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो अविरत होता है, ये देखा गया कि इस भाग में अनेक काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न हमारा है कि फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं देखा ये गया कि सूर्य का जो अविरत स्पेक्ट्रम है, सूर्य के प्रकाश का जो अविरत स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम के भाग में अनेक काली रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। इन काली रेखाओं का अध्ययन फ्रॉनहोफर ने किया और फ्रॉनहोफर ने इन काली रेखाओं को ही फ्रॉनहोफर रेखाओं का नाम दिया। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या हैं? जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, उन काली रेखाओं को ही फ्रॉनहोफर ने फ्रॉनहोफर रेखाओं का नाम दिया था और इसकी उत्पत्ति बताई थी कि जो
सूर्य होता है, सूर्य के मतलब इसका जो केंद्र है, केंद्र का ताप जो होता है वो 2 × 10⁻7 केल्विन की कोटि का होता है। सूर्य के केंद्र का ताप, और इस के चारों ओर कुछ पदार्थों के, धातुओं की वाष्पों तथा विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसके बाहरी सिरे का ताप जो होता है 6900 केल्विन होता है। जब प्रकाश हमारा प्रकाश मंडल से निकलता है तो उस 6900 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है उसके आसपास कुछ कम ताप वाली वाष्पों का एक घेरा होता है। उस घेरे में से जब ये प्रकाश हमारा निकलता है प्रकाश मंडल से, इस मंडल को हम वर्णमंडल कहते हैं। तो जब प्रकाश मंडल से चलता है और वर्णमंडल में आता है तो कुछ तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर लेता है, और जिन तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश अवशोषित होता है उनके स्थान पर काली रेखाएं आ जाती हैं, और इन्हीं काली रेखाओं को ही हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से इन फ्रॉनहोफर रेखाओं की जो उत्पत्ति है वो प्रकाश मंडल से और वर्णमंडल के आने में जिन तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण होता है उनके स्थान पर जो काली रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं उसी को हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। और इस प्रकार से फ्रॉनहोफर की उत्पत्ति होती है।